8. चाचा क्या हुआ? अरे बाप रे, अथर्व एक ऐसे कुत्ते की तरह श्रेया की कार चेस कर रहा था जिसे आसपास के ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं होता, पर आने जाने वाले ट्रैफिक ने उसके प्यार को नहीं समझा और ऐसी की तैसी कर दी। मिंटो रोड पर बाइक जिस टाइम कार से टकराई तब उसकी स्पीड 50 से ऊपर थी। वैगनर ने बस पिकअप लिया ही था कि अथर्व सामने आ गया और उससे पहली बार बिना फ्लाइट टिकट लिए उड़ने का मौका मिला। अथर्व ने गिरते टाइम बचने के लिए राइट हैंड आगे कर दिया। अथर्व हेलमेट इसलिए नहीं लगाता था कि उसके बाल खराब न हो जाए, बस स्केट होते बाइक के स्टैंड को उसके बालों की कोई फिक्र नहीं थी। वो स्टैंड सीधा उसके कान के ऊपर लगा। वैगनर वाले ने अथर्व के फोन से किसी को कॉल किया। टाइम 6:45 के आसपास था। वो किसी को मैं ही था। मोबाइल से फ्री होने के बाद वैगनर वाले ने एक राह चलते बाइकर की मदद से अथर्व को अपनी कार में रखा और चल दिया। श्रेया ये सब होता देखती रही। श्रेया ने कार स्टार्ट की और सोचा कि वो वैगनर वाले का पीछा करेगी, पर कार वाले ने आगे जाकर यू टर्न ले लिया और दिमाग से नाता तोड़ चुकी श्रेया सीधा करोल बाग पिंकी के घर चली गई। पिंकी को सामने देखते ही श्रेया पूरी तरह रोई। पिंकी ने 2 बार फॉर्मेलिटी में पूछा कि वो क्यों रो रही है। श्रेया ने शॉर्ट में बता दिया कि अथर्व ने उसे चीट किया है। अब एक अच्छी सपोर्टिव दोस्त कम चमेली की तरह पिंकी ने अथर्व को भर भर के गालियां दी। अथर्व के साथ पूरी मन स्पीशीज को जी भर के कोसा और श्रेया को मूड चेंज करने के लिए उसे एक ऐसे फ्रेंड की हाउस पार्टी में ले गई जिसे श्रेया दूर दूर तक नहीं जानती थी। इनफैक्ट वो पूरी पार्टी में सिवाय पिंकी के किसी को अच्छे से नहीं जानती थी और पिंकी उसको यहाँ अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया और वो उसके साथ यो रूम्स चली गई। व्हाट नॉनसेंस श्रेया, उसका एक्सीडेंट हो गया और तुम उसे छोड़कर यहाँ दारू पीने आ गई? I don't know मुझे क्या हुआ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। I was numb. No, you are dumb. बेवकूफ लड़की, वो कहाँ के इस हॉस्पिटल में ये पता करने की कोशिश की? श्रेया ने ना में सिर हिलाया और सुबकने लगी। तुमने मुझे वो लेटर दिया ही क्यों? नहीं देना था। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं अथर्व की चुगली करूंगा? पर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था ना? अरे 100 झगड़े हो जाएं, तब भी उसके सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने की मैं सोच भी नहीं सकता। एनीवेज, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसको सच में सैटिराइसिस है। इसको निम्फोमेनिया का मेल वर्जन समझो। I don't know about that. निम्फोमेनिया। अरे अभी बताने का टाइम नहीं है, गूगल कर लेना। स्वानी, तुम चल रही हो मेरे साथ? रात के 11:30 हो चुके थे। मुझे लगा वो डायरेक्ट मना करेगी, पर वो बोली ऑफ कोर्स, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई एक तो समझदार होना चाहिए। मैंने उसके सरकाज़म को इग्नोर किया और जाने लगा कि श्रेया ने मुझे टोका। रुको, मेरी कार ले जाओ। मुझे कार तो दूर साइकिल चलाने भी नहीं आती थी, लेकिन सुहानी ने चाबी ले ली। मैं अथर्व को कॉल करने लगा, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे एक हल्का सा डर लगा। दिल्ली में अक्सर ह्यूमन ऑर्गन्स के रैकेट्स पकड़े जाते थे। अगर अथर्व को भला आदमी हॉस्पिटल ले गया है तो हॉस्पिटल का नाम पता लगाने का बेस्ट तरीका यही था कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां के लोगों से पूछ लो। पर 4-5 घंटे पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में भी लोग ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे मैं 1920 की कोई हॉरर स्टोरी मांग रहा हूं। सुहानी ने मुझे टोका। अथर्व कॉल नहीं उठा रहा तो क्या हुआ? उसके पापा का नंबर ट्राई करो। टोन भी सिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके केबीसी पापा का नंबर मेरे पास क्यों होगा? दूसरा, अगर नंबर होता भी तो मैं उनको कॉल नहीं करता, क्योंकि अगर उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता चला ना तो वो बेवजह पैनिक हो जाएंगे। नाउ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। उनके एक एंड ओनली बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, बेवजह पैनिक होने वाली क्या बात है इसमें? सॉलिड वजह है पैनिक होने की, एंड दे डिजर्व इट। क्या पैनिक होना? अरे एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड होना। यू नो, तुम लड़कों की क्या दिक्कत है? तुम लोगों की बस की एक कार चलानी होती है, लेकिन एक्ट ऐसे करते हो कि सारी दुनिया की टेंशन बस तुम ही डिजर्व करते हो। बेवकूफ, अगर हम पुलिस कंप्लेंट करने गए तो भी वो पेरेंट्स को कॉल करेंगे ना।
तब पुलिस से पता चलेगा तो अच्छा लगेगा। लड़की की बात में दम तो था, उसका कोई तो समझदार साथ हो वाला टॉन्ट गलत नहीं था। मेरे पास सुनीता आंटी का तो नंबर नहीं था, इसलिए मैंने अपनी माँ से उनका नंबर लिया और इससे पहले कि माँ बोले आते टाइम पुदीना लेते आइयो, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुहानी का आइडिया परफेक्ट निकला। अंकल आंटी दोनों श्री गंगाराम हॉस्पिटल में अथर्व के साथ ही थे। हम दोनों भी जल्दी से पहुंचे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुसना ही मुझे टॉर्चर लगता था और मेरा दोस्त यहाँ एडमिट था। मैंने सुहानी को लॉबी में ही रोका और मैं उससे मिलने गया। अथर्व बहुत बड़े ओपीडी हॉल में एक बेड पर लेटा था, पर एक से दूसरे बेड के बीच में ग्रीन पर्दे लगे थे। अंकल आंटी आसपास बैठे हुए थे। अथर्व को हेड इंजरी हुई थी, उसके राइट हैंड पर भी प्लास्टर बंधा था। उसे 2 घंटे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिला था। अब अंकल उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। सुनीता आंटी तो फिर भी स्ट्रांग नजर आ रही थी, पर उसके पापा की आंखों में आंसू भरे थे। मैंने दोनों को इंसिस्ट करते सुबह तक के लिए घर भेज दिया। अथर्व होश में था, पर बहुत धीरे बोल रहा था। कमीने, टाइम मिल गया तुझे? भोसड़ी वाले, एक दिन मेरे बिना वन पीस नहीं रह पाया तू? हाँ, मैं एक हफ्ता नहीं आता तो तू सीधा निगम बोर्ड घाट में मिलता। अथर्व ने हंसने की कोशिश की, पर उसको दर्द होने लगा। उसने शॉर्ट में मुझे वो सारी बातें बताई जो मैं श्रेया से सुन चुका था। बस राधिका को थप्पड़ मारने वाली बात मुझे अब पता चली। तेरा वो हेट लेटर कहाँ है? अथर्व ने जीन्स की फ्रंट पॉकेट की तरफ इशारा किया। साले आगे की पॉकेट चेक करूं, फटी तो नहीं है? अथर्व 2 ग्राम हंसा। लेटर हिंदी में लिखा था। मैंने पढ़ना शुरू किया। तुम जिसकी महबूबा हो वो जालिम बेगैरत शख्स अपनी टीचर से भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है, अपनी पड़ोसन को भी जबरदस्ती छत पर बुलाकर बेजा हरकतें करता है, और उसकी एक 16 बरस की रिश्ते की बहन भी है जो उसको ऐसे सुख देती है जो अच्छे घरों की लड़कियां सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे आदमी के साथ तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना हो। तुम्हारा खैर ख्वाह। ये तो डायरेक्ट अनारकली ने लिखा है। एक बात बता, श्रेया को ये अरबी फारसी समझ कैसे आई? अथर्व ने मेरे कान को अपने मुंह के पास लाने के लिए कहा। ये जिस्मानी ताल्लुकात क्या होता है? मुझे हंसी आ गई। देख, बेगैरत तो वो होता है जिससे शर्म ना आती हो, जैसे कि तू। जिस्मानी ताल्लुकात बोले तो फिजिकल रिलेशन। बेजा हरकतें आई थिंक गंदी हरकतों को उर्दू में कहते होंगे। और जहन्नुम मीन्स हेल। वो तो तेरी लाइफ हो ही गई है। और खैर ख्वाह क्या है, गूगल करके बताता हूं। हाँ, वेल विशर। मुझे तो लगा कि कोई खाने से रिलेटेड होगा। एनीवेज, ऐसी खतरनाक जोधा अकबर के टाइम की राइटिंग तो तेरी एक ही फैन लिख सकती है। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, सुहानी आ गई। वो मुझसे बोली, कितनी देर से बाहर खड़ी हूँ, तुम्हें गप्पे ही मारनी थी तो बता देते। मैं अथर्व उससे देखने लगा। रात के 1 बजे भी सुहानी बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। अथर्व ने स्माइल की। प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुहानी तुरंत अथर्व से बोली, तुम भी कभी अपने दोस्त को ये लाइन कहने का चांस दो। मैंने टोका। सुहानी यार छोड़ो ना, अभी टूटा फूटा है, एक बार ठीक हो जाए फिर जम के ताने मारेंगे। अच्छा सुनो, मैं तो पूरी रात यहीं रुकूंगा, तुम कहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं? ओह वाह, और ये नोबल वर्क तुम कैसे करोगे? कार चलानी तो तुम्हें आती नहीं, मैं ही खुद को घर छोड़ूंगी। तुम रहने दो, वैसे भी मम्मी को बोला था कि सुबह आऊंगी, सो आई एम गुड। तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए? ओके, तुम आंटियों की तरह चुगली करो, मैं कैंटीन जा रही हूँ। उसके जाने के बाद मैं बोला, तेरी रिपेयरिंग में तो लंबा टाइम लगेगा ना? 15-20 दिन तो कहीं नहीं गए। एग्जाम्स और स्टडीज की तो माँ बहन हो गई। मतलब लाइफ की माँ बहन एक हो रखी है यार, तुझे एग्जाम्स की पड़ी है। इस हालत में अगर फेल भी हो जाओ ना, तब भी पापा मुझे कहीं नहीं भेजने वाले। पापा बोलेंगे भी तो मम्मी उनकी सुनेगी नहीं। पर यार, राधिका, आयशा सब इतनी सेल्फिश निकलेंगी, सोचा नहीं था। वाह बेटा, तो किसी की कांड मार ले और फिर बोले कि वो सेल्फिश क्यों होने लगा। देख, राधिका को तो तूने ही उकसाया था, उसको कंट्रोल करना तो तेरे बस का नहीं है। पर तुझे कंसर्न होना ही है तो आयशा भाभी के लिए हो।
वो खुली घूम रही है, पता नहीं किस किस को तेरे जिस्मानी ताल्लुकात की नोटिफिकेशन भेजती रहेगी। सब उस स्वीटी की पट्टी की वजह से हुआ है। कमीनी साली, ना चोरी छुपे घर आती, ना ये सब कांड होता। ठरकी साली। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। उसे ठरकी कह रहा है। अबे वो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वीटी वहां आ गई। ये सब कैसे? ओह नो, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तू यहाँ कैसे आई? ऑटो से। ये फिर घर से भाग के आ गई। स्वीटी को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अथर्व के पास गई और उसे हक करने लगी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूं अभी कैंटीन से। दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं और सुहानी चाय पीने लगे। फिर 15 मिनट के बाद हम अथर्व और स्वीटी के लिए जूस और बिस्किट्स लेकर आ रहे थे कि मुझे याद आया, ओह शिट, ब्रिटानिया केक तो काउंटर पर ही रह गया। कोई नहीं, मैं केक लेकर आती हूँ, तुम तब तक इन दोनों को जूस पिलाओ। मैं ओपीडी में घुसा तो देखा कि अथर्व के बेड को चारों तरफ से ग्रीन कलर के कर्टन से कवर किया हुआ है। मुझे टेंशन हुई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मैं थोड़ा पास पहुंचा तो एक अल्टीमेट नजारा मिला। टूटे फूटे अथर्व को सुपर ठरकी स्वीटी ब्लो जॉब दे रही थी। मैं वापस जाने के लिए पीछे पलटा तो देखा सुहानी मेरे पीछे खड़ी ये स्वीटी को मेहनत करते हुए देख रही थी।